हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती हैं। अगर आपको कहानी सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। एपिसोड 53। रात के पिछले पहर कपूर ग्रुप के ऑफिस में समय कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ रहा था। बाहर दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक कम हो चुका था, लेकिन ऑफिस के अंदर बेचैनी के सब्र का बांध टूट गया था। शीशे के उस पार शहर खामोश था। कभी दूर कहीं पुलिस वैन का सायरन सुनाई देता और फिर खामोशी दोबारा अपना घेरा डाल लेती। ऑफिस की सफेद रोशनी सख्त और बेरहम लग रही थी। कपूर साहब अपने केबिन में अकेले बैठे थे। टेबल पर फाइलें बिखरी हुई थीं, बिल्कुल उनकी सोचों की तरह। एक फाइल पर महरीन का नाम लिखा था। उनकी उंगली उसी पर रुकी हुई थी और नजर काफी देर से एक ही जगह पर ठहरी हुई थी। मोबाइल की स्क्रीन बार बार फ्लैश हो रही थी। हर नोटिफिकेशन, हर मिस्ड कॉल एक नया दबाव लेकर आ रही थी। तभी उनकी नजर घड़ी पर गई। रात के 2 बज रहे थे। घड़ी को देखते हुए वो बोले, वक्त खत्म होता जा रहा है। और तभी उनके केबिन का दरवाजा धीरे से खुला। अविनाश अंदर आया। उसके कदमों में झिझक थी, जैसे हर कदम किसी अनजान खौफ पर रखा जा रहा हो। चेहरे पर नींद का नामो निशान नहीं था। आंखों में उलझन, माथे पर फिक्र और दिल में एक बोझ। वो आगे बढ़ते हुए बोला, बोर्ड मेंबर्स के लगातार कॉल्स आ रहे हैं। वो कल सुबह तक फैसला चाहते हैं। फिर कुछ देर रुककर अविनाश बोला। उसकी आवाज भारी हो गई थी। या तो महरीन को सस्पेंड किया जाए या फिर गवर्नमेंट इंक्वायरी का सामना किया जाए। कपूर साहब ने कुर्सी से पीछे टेक लगाई और गहरी सांस ली, जो सीने में ही अटक कर रह गई। वो धीरे से बोले, कानून हमें इजाजत देता है कि हम सच के साथ खड़े रहें, लेकिन ये दुनिया अब कानून से नहीं, शोर से चलती है। अविनाश ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज में बेबसी साफ छलक रही थी। अगर हमने महरीन को सस्पेंड कर दिया तो वो टूट जाएगी। वो पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है। कपूर साहब ने धीरे से आंखें बंद कर लीं। पल भर के लिए महरीन का चेहरा उनकी आंखों के सामने उभर आया। कोर्ट में उसका हौसला, उसकी मजबूत दलीलें और ऑफिस के कॉरिडोर्स में उसकी खामोशी। वो मायूसी भरे लहजे में बोले, और अगर हमने महरीन को सस्पेंड नहीं किया तो जनता हंगामा खड़ा कर देगी। हमारी कंपनी टूट जाएगी। सैकड़ों लोगों का रोजगार, सालों की मेहनत, सब कुछ दांव पर लग जाएगा। ये वो पल था जहां कानून, इंसानियत और मजबूरी एक ही मेज पर आमने सामने बैठे थे। यहाँ कोई भी फैसला बिल्कुल सही नहीं था। कमरे में फिर से खामोशी फैल गई। अविनाश ने घड़ी की तरफ देखा। कांटे आगे बढ़ रहे थे। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, ना सच का, न जज्बात का। कपूर साहब ने फाइल बंद कर दी। वो अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए बोले, कभी कभी रिश्तों को कुर्बान करना पड़ता है। अविनाश का दिल भारी हो गया। वो समझ चुका था कि आने वाली सुबह सिर्फ एक नया दिन नहीं होगी, बल्कि कई जिंदगियां बदलकर रख देगी। वहीं दूसरी तरफ महरीन अपने फ्लैट की बालकनी में खामोश खड़ी थी। रात गहरी होती जा रही थी। आसमान पर हल्के बादल तैर रहे थे, जैसे वक्त खुद भी रुक रुक कर चल रहा हो। नीचे सड़क पर दिल्ली अपनी जिद पर जिंदा थी। चाय वाला अभी भी अपनी केतली गरम किए बैठा था। ऑटो रिक्शा के हॉर्न हवा में घुल रहे थे। कहीं दूर मंदिर की घंटी बज उठी और महरीन को लगा जैसे शहर की ये आवाजें उसे याद दिला रही हों कि जिंदगी रुकी नहीं है। महरीन ने आहिस्ता से आंखें बंद कीं। उसे मुंबई याद आ गया। वही इल्जाम, वही भीड़ का शोर। तभी बालकनी में रखी घड़ी ने 12 बजने का ऐलान किया। रात एक नए दिन में दाखिल हो रही थी और महरीन जानती थी कि आने वाली सुबह आसान नहीं होगी। उसकी आंखें नम हो गईं, मगर आंसू नहीं गिरे। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। दूसरे दिन सुबह का वक्त।
सुबह के 10 बज रहे थे। कपूर ग्रुप के कॉन्फ्रेंस रूम में बड़ी शीशे के टेबल के आसपास सब अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे। वीडियो स्क्रीन पर बोर्ड मेंबर्स के चेहरे नजर आ रहे थे। कोई दिल्ली में था, कोई मुंबई में, तो कोई बेंगलोर में। ये कंपनी का वही कॉन्फ्रेंस रूम था जहां हमेशा कानून और इंसाफ की बात होती थी। कपूर साहब ने अपने सामने रखा कागज सीधा किया। हाथ में हल्की सी लर्जिश थी, लेकिन आवाज को मजबूत रखने की कोशिश साफ महसूस हो रही थी। उन्होंने एक पल के लिए घड़ी की तरफ देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोले, भारी और वजनदार लहजे में, बोर्ड के फैसले के मुताबिक जनता का दबाव, मीडिया का प्रेशर, इन सब के चलते महरीन को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाता है। ये शब्द किसी के लिए सदमा, किसी के लिए मजबूरी और किसी के लिए हार थी। अविनाश का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज बाहर न आ सकी। उसे महसूस हुआ जैसे जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई हो। और उसी पल दरवाजे के पास खड़ी महरीन, जो खामोशी से सब सुन रही थी, एक पल के लिए बिल्कुल सख्त हो गई। ना कोई आवाज, ना आंसू, बस एक गहरी सांस, जैसे अंदर बहुत कुछ टूट कर रह गया हो। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। कदमों में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी, लेकिन हर कदम में सालों की थकान छुपी हुई थी। कॉन्फ्रेंस रूम बिल्कुल खामोश हो गया। महरीन ने कपूर साहब की तरफ देखा। उसकी आवाज में न शिकवा था, न गिला। वो बोली, मैं समझती हूँ कपूर साहब, ये फैसला मेरे खिलाफ नहीं, ये वक्त के हक में है। एक पल के लिए सबकी नजरें झुक गईं। फिर उसने अविनाश की तरफ देखा। उनकी आंखें मिली। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन एक अजीब सी चमक थी। वो चमक जो हार मान लेने वालों में नहीं होती। वो धीमी आवाज में बोली, मगर एक बात याद रखना, सच को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। वो पलटी, दरवाजे की तरफ बढ़ी। कदम मजबूत थे, सिर झुका हुआ नहीं था, लेकिन दिल जख्मी था। दरवाजा बंद हुआ। फैसला हो चुका था, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी। इसी बीच शहर की सारी रोशनियों और शोर से बहुत दूर जेल की मोटी दीवारों के पीछे एक अलग ही खामोश दुनिया सांस ले रही थी। अनाया अपनी सेल के कोने में बैठी थी। फर्श ठंडा था, दीवारों पर नमी के निशान थे। महरीन के सस्पेंशन की न्यूज़ सारे शहर में फैल चुकी थी। अनाया को भी उसकी दोस्त के जरिए ये पता चल चुका था कि महरीन को सस्पेंड कर दिया गया है। और उधर महरीन अपने घर की बालकनी में बैठी कुछ सोच रही थी। और फिर मन ही मन में कुछ फैसला लेते हुए वो अचानक खड़ी होती है और अपने मोबाइल से किसी का नंबर डायल करती है। क्या होगा कहानी में आगे? क्या होगा अविनाश और महरीन के रिश्ते का? सस्पेंशन के बाद क्या होगा महरीन का अगला कदम? कहानी अब एक धमाकेदार ट्विस्ट के साथ आगे बढ़ने वाली है, तो इंतजार कीजिए कहानी के अगले चैप्टर का। एपिसोड 54। महरीन बालकनी से अंदर आई। दरवाजा बंद करते हुए उसका हाथ एक लम्हे को रुक गया, जैसे वो बाहर की दुनिया को नहीं बल्कि अपने अंदर उठते हुए तूफान को रोकना चाहती हो। कमरे में फैली खामोशी उसके कदम के साथ साथ चल रही थी। दीवारों पर लगी तस्वीरें, शेल्फ पर रखी फाइलें, सब गवाह थे कि यहाँ कभी उसने ख्वाब देखे थे। उसने टेबल पर रखा मोबाइल उठाया, स्क्रीन को कुछ देर तक देखती रही। फिर आखिर उसने एक नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, महरीन, ये सब क्या चल रहा है? न्यूज़ चैनल्स, अखबार, हर जगह तुम्हारा नाम है, ये सब क्या हो गया? महरीन ने आंखें बंद कर लीं, जैसे सारी यादें एक ही लम्हे में उभर आई हों। उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन कमजोर नहीं। वो अपने आप को संभालते हुए बोली, जो कुछ मुंबई में हुआ था वही कहानी यहाँ दिल्ली में दोबारा लिखी जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार शोर थोड़ा ज्यादा है और सच बहुत पीछे छूट गया है। कुछ पल की खामोशी के बाद सामने से उसे कुछ दिनों के लिए गांव आने के लिए कहा गया।
महरीन ने होंठ भींच लिए, आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने आंसू गिरने नहीं दिए। ये फैसला इतना आसान नहीं था। ये सिर्फ जगह बदलने का नहीं, जिंदगी की रफ्तार बदलने का सवाल था। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, देखती हूँ, बस थोड़ा खुद को समेट लो। उसी रात महरीन अलमारी के सामने कुछ देर खड़ी रही। उसने मन ही मन गांव जाने का फैसला कर लिया था। वो भाग नहीं रही थी, लेकिन उसका ये सोच समझकर लिया गया फैसला था। उसने एक मीडियम साइज का ट्रैवल बैग उठाया, अलमारी खोली, कपड़े, शॉल, डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर और ट्रैवलिंग के लिए जरूरी सामान बैग में डाला। वो बेडरूम से निकलकर हॉल में आई। दीवार पर लगी तस्वीर, खिड़की के पास रखा पौधा और वो टेबल जहां उसने कई रातें खामोशी में फैसले करते गुजारी थीं। उसने घर को आखिरी बार देखा, बाहर निकलकर ताला लगाया। सीढ़ियां उतरते हुए उसके कदम न तेज थे न लड़खड़ा रहे थे। बाहर रात का सन्नाटा था। स्ट्रीट लाइट्स पीली रोशनी में नहाई हुई थीं। हल्की सी हवा चल रही थी। जैसे ही वो बिल्डिंग के गेट से बाहर निकली, एक ऑटो रिक्शा वाला वहां आकर रुका और पूछा, मैडम, कहाँ जाना है? कुछ पल सोचने के बाद महरीन बोली, बस टर्मिनल। रिक्शा ड्राइवर ने मीटर डाउन किया और महरीन रिक्शा में बैठ गई। रिक्शा चल पड़ा। शहर धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। महरीन ने बाहर देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन दिल भारी था। ये भागना नहीं था, लेकिन कुछ समय के लिए इस माहौल से दूर होना था। और इस खामोश रवानगी के साथ महरीन एक नए सफर की तरफ बढ़ चुकी थी। उधर दूसरी तरफ अगली सुबह कपूर ग्रुप के ऑफिस में रोज की तरह काम शुरू हो चुका था। फाइलें खुल रही थीं, फोन बज रहे थे, लोग अपनी डेस्क्स पर आ रहे थे। वहीं अविनाश भी ऑफिस में आया। तेज कदमों से किसी से बात किए बगैर वो सीधा महरीन के केबिन की तरफ बढ़ गया। उसने महरीन के केबिन का दरवाजा खोला। केबिन खाली थी। कुर्सी अपनी जगह खामोश थी। टेबल हर चीज के साथ सेट था। तभी अविनाश की नजर टेबल के कोने पर रखी एक चिट्ठी पर पड़ी। उसने वो चिट्ठी उठाई। उसमें महरीन ने अविनाश के लिए कुछ लिखा था। उसका हाथ हल्का सा कांप गया। उसमें लिखा था, अविनाश, मैं इस माहौल से दूर जा रही हूँ, लेकिन प्लीज इस बार मेरे पीछे मत आना, क्योंकि अब अगर हालात और बिगड़े तो मैं खुद को भी नहीं संभाल पाऊंगी। ये चिट्ठी कोई इमोशनल लेटर नहीं थी, ये एक खामोश रिक्वेस्ट थी। अविनाश कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपना सिर दोनों हाथों में थाम लिया। कुछ देर के बाद वो उठकर ऑफिस के सिक्योरिटी रूम की तरफ जाने लगा। सिक्योरिटी रूम में पहुंचते ही उसने सिक्योरिटी ऑफिसर से सीधा सवाल किया, कल रात महरीन यहाँ आई थी? सिक्योरिटी ऑफिसर ने तुरंत ना में सिर हिला दिया। नहीं सर, रात भर ऑफिस बंद था, महरीन मैडम यहाँ नहीं आई थी। अविनाश ने धीरे से अपनी आंखें बंद की। वो समझ गया कि महरीन रात को अपने घर से निकली थी और मतलब साफ था कि वो भागी नहीं थी, वो कुछ सोच समझ कर गई थी। अविनाश ने धीरे से अपने आप से कहा, तुमने मुझे तुम्हारे पीछे आने से मना किया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ढूंढूंगा जरूर। वो ये जान चुका था कि कुछ फैसले आने वाले तूफान की पहली खबर होते हैं। ये खामोशी अब सिर्फ खामोशी नहीं रही थी, ये कहानी का अगला मोड़ था। कुछ देर बाद अविनाश ने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और सीधा कपूर साहब के केबिन की तरफ बढ़ गया। वो जल्दबाजी में कैबिन के दरवाजे को नॉक किए बिना अंदर चला गया। उसने देखा कपूर साहब फाइलों में झुके हुए थे। वो अविनाश को देखकर चौंक गए। अविनाश कुछ पल खामोश खड़ा रहा। फिर उसने वो बात कही जिसकी उम्मीद कपूर साहब ने कभी ना की हो, अगर महरीन इस कंपनी में नहीं तो मैं भी नहीं। ये वो आवाज थी जो फैसला कर चुकी हो। कपूर साहब सीधे होकर बैठ गए। उनके चेहरे पर हैरानी थी। अविनाश, ये जज्बात में लिया गया फैसला लगता है। लेकिन अविनाश ने उनकी बात काट दी। कपूर साहब, ये जज्बात में लिया गया फैसला नहीं है। मैं कंपनी का इन्वेस्टर होने के बावजूद बोर्ड ने मेरी बात पर गौर किए बगैर महरीन को सस्पेंड कर दिया। केबिन में अचानक खामोशी फैल गई।
अविनाश ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले रहा हूँ। ये सुनकर कपूर साहब के चेहरे का रंग बदल गया। कपूर साहब ने चश्मा उतारा और अपनी नजरें झुका लीं। फिर धीरे से बोले, मुझे कुछ वक्त दो अविनाश, ऐसे फैसले तुरंत नहीं लिए जाते और मुझे बोर्ड मेंबर से भी बात करनी पड़ेगी। अविनाश ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न जिद। वो पलटा और केबिन से बाहर निकल गया। केबिन दरवाजा बंद हुआ और कपूर साहब वहीं बैठे रह गए। वो समझ चुके थे कि ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि ये उस तूफान की पहली दस्तक थी जो अब शांत नहीं होने वाला था। कपूर साहब की केबिन से निकलते ही अविनाश सीधा ऑफिस बिल्डिंग से बाहर आया और कुछ देर तक बिल्डिंग के गेट के पास रुक गया। सड़क पर ट्रैफिक का शोर था, लेकिन वो खाली कुर्सी और महरीन की लिखी चिट्ठी उसके दिमाग में बार बार घूम रहे थे। अविनाश ने आंखें बंद की। वो बड़बड़ाया, महरीन मुझसे बात किए बिना ऐसे कैसे जा सकती है? तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। महरीन कभी भी कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं करती। मुश्किल घड़ी में हमेशा उसे शांति पसंद है, और शांति का मतलब है शहर से कहीं दूर। अविनाश चौंका। कुछ सोचते हुए उसने जेब से मोबाइल निकाला। फिर नंबर स्क्रॉल करते हुए उसकी नजर एक नंबर पर ठहर गई। उसने तुरंत वो नंबर डायल किया। कुछ देर रिंग होने के बाद दूसरी तरफ से एक शांत आवाज आई, हेलो अविनाश, कैसे हो? इतने सालों बाद मुझे कैसे याद किया? अविनाश ने बहुत ही मायूसी भरे लहजे में कहा, किसी को ढूंढने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कहते हुए अविनाश ने उसे सारी बात बता दी। दरअसल ये अविनाश का एक पुराना दोस्त चिराग था, जो एक डिटेक्टिव है। फोन पर कुछ पल खामोशी छाई रही। फिर आवाज आई, ठीक है, मैं कुछ छानबीन करता हूँ और तुम्हें कॉल करता हूँ। कुछ देर अविनाश वहीं खड़ा रहा। फिर वो महरीन की बिल्डिंग के सीसीटीवी रूम में गया। उसने वहां मौजूद टेक्नीशियन को सारी बात बताई। वो टेक्नीशियन महरीन को जानता था, इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए तुरंत मान गया। सीसीटीवी फुटेज मॉनिटर पर चल रही थी। कुछ लोग सड़क पर नजर आ रहे थे। फिर अचानक गेट के पास एक चेहरा नजर आया। अविनाश तुरंत पहचान गया, वो महरीन थी। उसके हाथ में एक मीडियम साइज का ट्रैवल बैग था। महरीन ने एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखा। फिर एक रिक्शा नजर आई। रिक्शा वाला महरीन के पास आकर रुका। उनके बीच कुछ बात हुई और फिर महरीन रिक्शा में बैठ गई। सीसीटीवी की एंगल से रिक्शा वाला भी साफ नजर आ रहा था। महरीन ने रिक्शा में कदम रखा और बैग अपने करीब थामे रखा। फिर रिक्शा धीरे धीरे फ्रेम से बाहर चला गया। और फिर यहीं से तलाश और तहकीक का असल सिलसिला शुरू हुआ। अविनाश ने मॉनिटर से फुटेज बार बार देखी। उसकी नजरें रिक्शा वाले पर थी। वो समझ गया था कि ये रिक्शा वाला महरीन के सफर का पहला गवाह है। अविनाश ने तुरंत फोन उठाया और अपने डिटेक्टिव दोस्त चिराग को कॉल किया और सारी बात बताई। थोड़ी देर बाद अविनाश को डिटेक्टिव का कॉल आया। उसने उस रिक्शा वाले को ढूंढ लिया था। अविनाश तुरंत डिटेक्टिव के बताए पते पर पहुंच गया। वहां वो रिक्शा वाला और चिराग खड़े थे। अविनाश ने रिक्शा वाले को तस्वीर दिखाई और पूछा, ये लड़की आज सुबह तुम्हारे रिक्शा से गई थी, इसे कहाँ छोड़ा था? रिक्शा वाले ने महरीन की तस्वीर को पहचानते हुए कहा, हाँ, इस लड़की को मैंने आज सुबह बस टर्मिनल पर छोड़ा था। उसके बाद पता नहीं वो कहाँ गई। अविनाश ने गहरी सांस ली। उसे तसल्ली थी कि उसे महरीन के बारे में कुछ तो पता चला था। वो जहाँ भी गई है अपनी मर्जी से गई है और अकेली गई है। उसने अपनी मंजिल खुद चुनी थी। अब अविनाश के लिए ये फुटेज और रिक्शा वाले का बयान एक ट्रैकिंग पॉइंट बन गया था। अविनाश और चिराग तुरंत बस टर्मिनल पहुंचे। यहाँ भीड़ थी, शोर था और हर शख्स अपनी मंजिल की जल्दी में था। बसों के इंजन की आवाजें, कंडक्टरों की पुकार और यात्रियों की बेचैनी सब कुछ मिलकर एक अव्यवस्थित दृश्य बना रहे थे। अविनाश और चिराग सीधा टर्मिनल के सीसीटीवी कंट्रोल रूम की तरफ गए। वहां मौजूद कर्मचारियों से विनती की और सारा मामला समझाया। वहां मौजूद एक टेक्नीशियन ने पूछा, किस वक्त की फुटेज देखनी है? अविनाश ने कहा, आज सुबह करीब 4 बजे की। सीसीटीवी मॉनिटर ऑन हुआ।
स्क्रीन पर बस टर्मिनल की हलचल उभर आई। यात्रियों की भीड़, शोर और हर कोई जल्दबाजी में। हर दृश्य जैसे सांस लेता हुआ प्रतीत हो रहा था। फिर अचानक अविनाश की नजर एक तस्वीर पर ठहर गई। उसके मुंह से निकला, मेहरीन। वो साफ दिख रही थी। चेहरे पर न घबराहट न खौफ, सिर्फ एक मजबूत और सोचा समझा फैसला। उसके हाथ में वही मीडियम साइज बैग था जिसे वो थामे हुए थी। वो एक बस की तरफ बढ़ी, न किसी से बात की, न किसी को अलविदा कहा। वो बस में दाखिल हुई। बस का दरवाजा बंद हुआ और मेहरीन बस के अंदर गुम हो गई। स्क्रीन पर बस धीरे धीरे आगे बढ़ी, फिर फ्रेम से बाहर निकल गई। मॉनिटर बंद हुआ। अविनाश ने पल भर के लिए आंखें बंद की। उधर दूसरी तरफ दूर कहीं एक छोटे से गांव की खामोश फिजा में शाम की मधुर रोशनी के साए फैल रहे थे। एक वृद्ध महिला अपने छोटे से घर के दरवाजे पर खड़ी थी, आंखें सड़क पर और नजरों में फिक्र। हवा में हल्की खुशबू थी, मिट्टी की और बारिश के पहले बूंदों की। सड़क सुनसान थी, लेकिन हर कदम पर एक कहानी छुपी हुई महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद उस महिला को वो नजर आई जिसका वो इंतजार कर रही थी। वो कोई और नहीं, मेहरीन थी। वो महिला आगे बढ़ी और मेहरीन को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। मेहरीन की आंखें भी नम हो गईं। वो भावुक स्वर में बोली, नानी, कैसी हो आप? नानी ने कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है? पहले हाथ मुंह धो ले, फिर खाना खा ले, बाकी बातें बाद में करेंगे। कहते हुए नानी मेहरीन को घर के अंदर ले गई। इसी बीच धुंधली रोशनियों और बेचैनी में अविनाश अपने ऑफिस में खड़ा था। चेहरे पर फिक्र, दिल में मजबूती और हाथों में एक फैसला जो सब कुछ बदल सकता था। अब वो सच के पीछे खड़ा था। वो फैसला करने वाला था जो सबसे खतरनाक, सबसे जरूरी था। ये पल खामोश था, लेकिन हर सांस में संघर्ष था। हर सोच, हर भावना, हर नजर एक नई मंजिल की तरफ इशारा कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ गांव की खामोशी, शहर का शोर, मेहरीन की मजबूती और अविनाश की जिद, ये सब एक धीरे लेकिन प्रभावशाली गति में थे। जैसे हवा भी अपनी रफ्तार धीमी करके ये नजारा देख रही हो। और इस खामोश दृश्य में आप सभी दर्शकों के दिल में एक छुपी हुई फिक्र होगी कि अब आगे क्या होगा। ये तूफान कब थमेगा? थमेगा या शोर मचाएगा? क्या अविनाश उसके और मेहरीन के रिश्ते को सही कर पाएगा? क्या मेहरीन शहर वापस लौटेगी? क्या अविनाश मेहरीन को ढूंढ पाएगा? क्या होगा मेहरीन का रिएक्शन जब अविनाश उसके सामने होगा? इन सारे अधूरे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। एपिसोड 55। शाम के 6 बज रहे थे। गांव की फिजाओं में ठंडक थी। सूरज धीरे धीरे खेतों के पीछे छुप रहा था और आसमान पर नारंगी और सूरमई रंग बिखर रहे थे। ये वो वक्त होता है जब गांव सांस लेता है और राज खुद बोलने लगते हैं। नानी के घर के आंगन में पुराना नीम का दरख्त अपना लंबा साया जमीन पर फैला रहा था। उसी नीम के नीचे रखे एक बेंच पर नानी और मेहरीन बैठी थीं। नानी की झुर्रियों से भरी उंगलियां मेहरीन का हाथ मजबूती से थामे हुए थीं। वो बार बार उसके चेहरे को देखती, जैसे उसकी आंखों में शहर की पूरी कहानी लिखी हो। दोनों के बीच गहरी खामोशी थी। उस गहरी खामोशी को तोड़ते हुए नानी ने धीमी आवाज में पूछा, बेटा, इतना सब कुछ सहकर अकेली यहाँ आ गई? क्या मुझे बताओगी कि शहर में हुआ क्या था? ऐसा क्या हो गया कि सब छोड़कर लौटना पड़ा? मेहरीन ने गहरी सांस ली। एक लम्हे के लिए उसकी नजर नीम की डालियों में अटक गई, जहां हल्की हवा से पत्ते सरसरा रहे थे। फिर उसने नजर झुका ली। नानी, मैंने सिर्फ सच का साथ दिया था। एक केस था, बहुत ताकतवर लोगों के खिलाफ, लेकिन अब सोच रही हूँ अगर उस वक्त मैं पीछे हट गई होती तो शायद आज सुकून में होती।
और वो बातें जो गांव में फैल रही हैं और लोग किसी मर्द का नाम ले रहे हैं। हाँ, वो अविनाश है। फिर हिम्मत जुटाते हुए सीधे और सपाट लहजे में कहा, हाँ, वो अविनाश है। वो एक ही इंसान था जो मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ा रहा। ना कोई फायदा, ना कोई शर्त। ये नाम अभी हवा में पूरा गूंजा भी नहीं था कि आंगन के बाहर किसी के कदम अचानक रुक गए। महरीन की नजर उन पर पड़ी और उसकी आंखों में खुशी के भाव उभर आए। उनकी तरफ देखते हुए वो खुश होते हुए बोली, बड़े मामू? ये महरीन के बड़े मामा थे। वो अंदर आने ही वाले थे, लेकिन महरीन की बातें सुनकर वो वहीं खड़े हो गए थे। महरीन की बातें और उसके मुंह से अविनाश का नाम सुनकर उनका चेहरा सख्त होता चला गया और आंखों में गुस्सा उभर आया। उनका चेहरा देखकर नानी समझ गई। नानी आगे आते हुए बोली, बेटा, सच्चाई का साथ देना गुनाह नहीं होता। अम्मी, सच्चाई का साथ देना गलत नहीं है, लेकिन सच्चाई के नाम पर खानदान की इज्जत को नीलाम करना गलत है। मामू की गरजती आवाज फिजा को चीर गई। परिंदे फड़फड़ा कर उड़ गए। महरीन भी सहम गई। वो खड़ी होती हुई बोली, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है मामू। मामू ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। उन्होंने पहले नानी की तरफ देखा, फिर महरीन की ओर मुड़े और नर्म आवाज में बोले, महरीन बेटा, किसी मर्द का नाम तुम्हारे साथ उछाला जा रहा है। मीडिया में तरह तरह की बातें कही जा रही हैं और फिर भी तुम कह रही हो कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। नानी ने गुस्से में कहा, इस बच्ची ने कुछ भी गलत नहीं किया है। वैसे ही वो उस माहौल के तनाव को दूर करने के लिए यहाँ आई है। अब तुम उसे ज्यादा परेशान नहीं करोगे, समझे? मामू ने एक पल नानी की तरफ देखा, फिर नजर हटा ली। अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन याद रखना, ये शहर नहीं है, ये गांव है। फिर वो मुड़े और बिना पीछे देखे बाहर निकल गए। दरवाजा जोर से बंद हुआ। नीम के पत्ते हल्के से कांपे। आंगन में खामोशी उतर आई। घड़ी ने 7 बजने का ऐलान किया। नानी ने महरीन का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और बोली, बेटा, ये मामला इस बार सिर्फ बात नहीं, फैसला लेकर आएगा। महरीन की आंखों में किसी भी तरह का डर या खौफ नहीं था, लेकिन एक गहरी चिंता उसके जहन में खामोशी से बस चुकी थी और गांव में तूफान से पहले की खामोशी फैल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर जलती बुझती स्ट्रीट लाइट्स के नीचे अविनाश दर दर भटक रहा था। कभी किसी बस अड्डे के बाहर खड़ा, कभी किसी पुलिस चौकी के सामने, जहां थके हुए पुलिसकर्मी उसे शक भरी नजरों से देखते। और फिर वही मायूस खामोशी जो उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। आंखों के नीचे हल्के काले दाग, कंधे बोझिल, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ जिद थी, समझने की जिद, जानने की जिद। वो हर हाल में ये जानना चाहता था कि महरीन कहाँ गई है और किसके पास गई है। ये सवाल उसके दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रहा था। कुछ देर बाद वो शहर के एक पुराने बस टर्मिनल पर देर तक खड़ा रहा। लोग आते जाते रहे, कुछ अपने घरों को लौटते, कुछ नए अरमान के साथ निकलते, लेकिन अविनाश हर चेहरे में महरीन को तलाश करता रहता। हर मोड़ पर उसे लगता जैसे वो अभी सामने से मुड़कर आ जाएगी, जैसे वो आवाज देगी, मैं यहाँ हूँ। लेकिन शहर खामोश था। कई जगह पर उसे सिर्फ शक भरी नजरों का सामना करना पड़ा। जहां जहां वो पूछताछ करता, कुछ लोग नामे सिर हिला देते, कुछ लोग सीधा कह देते, हमें नहीं मालूम। मगर अविनाश रुका नहीं, क्योंकि वो जानता था महरीन भागी नहीं है, वो छुपी नहीं है, वो सिर्फ अपनी जंग लड़ने के लिए खुद को एक सुरक्षित जगह तक ले गई है। और ये एहसास अविनाश के कदमों को और मजबूत कर रहा था। ये सिर्फ महरीन की तलाश नहीं थी, बल्कि ये उस वादे की तलाश थी जो कभी अल्फाजों में नहीं कहा गया था, लेकिन उन दोनों ने खामोशी में महसूस किया था। ये उस सच की तलाश थी जो खौफ, राजनीति और ताकत के बीच कहीं दब गया था। अविनाश के लिए अब ये समस्या सिर्फ मोहब्बत की समस्या नहीं रही थी, बल्कि ये एक जिम्मेदारी बन चुकी थी, एक ऐसी जिम्मेदारी जिससे वो कभी भी पीछे नहीं हट सकता था।
उसने मन ही मन एक निश्चय कर लिया कि चाहे उसे दर दर भटकना पड़े, चाहे हर दरवाजा बंद मिले, चाहे सच तक पहुंचने में वक्त लगे, लेकिन वो महरीन को ढूंढ कर रहेगा। वो जान कर रहेगा कि महरीन कहाँ है। अब ये दिल्ली शहर भी उसे अजनबी लगने लगा था, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि उसकी तलाश एक ना एक दिन उसे महरीन तक ले जाएगी। और अब साबित हो गया था कि ये तलाश रुकने वाली नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ महरीन के मामा तेज कदमों से अपने घर की तरफ जा रहे थे। घर पहुंचते ही वो सीधा अपने कमरे में दाखिल हुए। बेड पर बैठते हुए एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ देख जा सकता था। वो अपने आप से बोले, शहर में उसने अपनी मनमानी कर ली, अब कुछ सोचना होगा, कोई ऐसा रास्ता जिसमें ज्यादा शोर भी ना हो और ये अविनाश वाला मैटर भी खत्म हो जाए। वो खड़े हुए और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगे। ठंडी हवा के झोंके खिड़की से अंदर आए, फिर भी उनके विचारों को हिला न सके। हर पल, हर सांस उनके मन में योजनाओं के नक्शे खींच रहा था। इसी बीच महरीन अब भी नानी के साथ आंगन की उस बेंच पर बैठी थी। नीम के पेड़ के पत्तों की हल्की हवा और फूलों की खुशबू में अपने ख्यालों में गुम। उसे पता था कि उसके मामू, जो अभी अभी दरवाजे से बाहर गए हैं, वो वापस एक फैसला बनकर आएंगे। मामू का गुस्सा अब भी फिजाओं में गूंज रहा था, और ये गूंज महरीन की हिफाजत और उसके भविष्य के बीच एक रुकावट बन रही थी। ये अधूरा फैसला अब सिर्फ योजना नहीं रहा, ये एक तूफान की शुरुआत था जो जल्द ही चेहरों, दिल और फैसलों को बदल देगा। कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया है। महरीन अनजान नानी के हाथों के आराम में अपनी छोटी सी दुनिया बसा रही थी, और मामू अपने फैसले की नींव रख रहे थे। ये पल शांत था, लेकिन हर सांस में तनाव, हर सोच में गहराई और हर नजर में एक छुपी हुई आग लिए हुए था। क्या होगा कहानी में आगे? महरीन के मामा के मन में क्या चल रहा है? वे क्या फैसला लेने वाले हैं? क्या अविनाश महरीन तक पहुंच पाएगा? अगर हाँ, तो क्या होगा महरीन का रिएक्शन? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड।